हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। और ये जो टॉपिक है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंडियन इकोनॉमी के स्टूडेंट्स, बिजनेस इन्वायरमेंट के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। इफ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल शशि अग्रवाल। तो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट जो है प्रोवाइड करती है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को। और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मीनिंग क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है एक रोड मैप है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। कि देश के अंदर हमने जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी मतलब हर इकोनॉमी के तीन सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टर्शरी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है मतलब बताती है कि किस तरह से हमने इंडस्ट्रीज को अपनी कंट्री के अंदर डेवलप करना है। ये गवर्नमेंट की वो सारी एक्ट्स, एक्टिविटीज, प्रोसीजर जिसके द्वारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। और उसी तरह प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको किस तरह से गवर्न करना है। और उसी तरह पब्लिक सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी के अंदर रोल क्या है। उसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या एक्ट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलप, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट की इंटेंशन को डिफाइन करता है कि किस तरह से वो जो देश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको इम्पैक्ट करती है। इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया डिड नॉट स्पेसिफाई इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू ओरिएंट एंड फोस्टर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव कि हमने प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबल बेसिस पे इन्हांस करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करना है और इंडिया को ग्लोबल एरिया के अंदर मेजर पार्टनर और प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश करना है। और उसी तरह जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी उनको खत्म करना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो मेन हमारी जो 1991 के अंदर है ये एलपीजी के ऊपर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो मेन फोकस जो था इंडियन इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करना, फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और एक सुटेबल पॉलिसी प्रोवाइड करना फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। Industrial policy India since independence. Industrial policy in 1948, 1956, 77, 1980, 90 और 91, जो कि मैं पहले ही ये सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कवर कर चुकी हूँ। तो न्यू, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इट वर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ पास्ट विच हैड शेप्ड द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो उस वक्त था कि हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो इंडस्ट्री को बूस्ट कर सके, क्योंकि इंडस्ट्री इकोनॉमी हमारी उस वक्त बहुत ही बैड शेप के अंदर थी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि इस पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट ने काफी सारे इंडिया के अंदर रिफॉर्म किए कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था इसका जो ऑब्जेक्टिव था एलपीजी था, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज। तो ये पॉलिसी जो है दैट इज टेकन मोर एज ए प्रोसेस देन द पॉलिसी। तो अगर हम बात करें कि क्यों हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 की चाहिए थी जिसने काफ़ी सारे रेवोल्यूशन ला दिए थे, क्योंकि एक तो क्या था कि उस वक्त हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही एडवर्स सिचुएशन के अंदर थी। गल्फ वॉर की वजह से क्या था कि हायर ऑयल प्राइसेस थी और जिसकी वजह से हमें फॉरेन रिजर्व के मतलब फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पेमेंट्स करनी पड़ती थी और फॉरेन रिजर्व हमारे खत्म हो रहे थे। और उसी तरह जब हमारे ओवरसीज इंडियन वर्कर काम कर रहे थे उनकी जो रेमिटेंस थी उसमें काफी डिक्लाइन था, और स्पेशली जो गल्फ एरिया था। और इन्फ्लेशन 17% पे थी और ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी जो था वो 8.4 ऑफ जीडीपी पहुंच रहा था। और उसी तरह अगर हम बात करें तो बाय द मंथ ऑफ जून 1991 इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज थे वो सिर्फ इतने कम हो गए थे कि हम 2 वीक्स की जो इम्पोर्ट कवरेज थी उसको ही कवर कर सकते। So the Congress government led by Mr. Narasimha Rao announced the new industrial policy 91 on July 24th, 91.
इसको जो था मतलब प्रेजेंट किया था मनमोहन सिंह जी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ नरसिम्हा राव। मेन ऑब्जेक्टिव जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का था कि जो इंडियन इकोनॉमी है, जो क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के रास्ते में आते थे कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल थे कि जैसे कोई फर्म बिजनेस खोल रहा है या बहुत सारे मतलब वहाँ पे शेकल मतलब बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल थे, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी to introduce liberalization with a view to integrate the Indian economy with the world economy. तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था उसका फोकस जो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी इस वजह से डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स बहुत है, तो उनको लिबरलाइज करना और हमारे अंदर कॉम्पिटिटिवनेस और इंडियन इकोनॉमी को जो है बाहर की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। इसी तरह टू रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि यहाँ पे क्या है कि जैसे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर जो था वो ग्रो नहीं कर पाता था क्योंकि एमआरटीपी एक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शन थी, 100 करोड़ की मैक्सिमम लिमिट थी। तो एमआरटीपी को भी अमेंड करना, की जगह पे कंपटीशन एक्ट आ गया। तो यहाँ पे था कि जो पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव था कि जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बट उनके अंदर इनएफिशिएंसी बहुत थी, रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो लॉसेस भी इनकर कर रहे थे। तो गवर्नमेंट के ऊपर उस लोड को खत्म करना, उसको प्राइवेटाइज करना। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इसने फोकस किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंस को अबॉलिश किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर काफ़ी सारी फॉरेन टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, एमआरटीपी एक्ट को जो है अबॉलिश किया, उसकी जगह पे कंपटीशन एक्ट आया, तो जिसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 की डी लाइसेंसिंग, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले अगर बिजनेस को सेट करना था या न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप होनी थी तो लाइसेंस लेना पड़ता था और जिसके अंदर बहुत वक्त चला जाता था। The number of industry put under compulsory provision of licensing belonging to Schedule B and C were cut down to only 18। और उसी तरह अब जो प्रेजेंटली है 4 इंडस्ट्रीज हैं जो कि सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक और इन्वायरमेंट कंसर्न के बेसिस पे उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। इन 4 एरियाज को छोड़ के बाकी किसी के अंदर लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेसिफिक डेंजरस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, सिगार्स एंड सिगरेट्स ऑफ टबाकू एंड मैन्युफैक्चर्ड टबाकू सब्स्टिट्यूट्स। तो इन्हीं के लिए क्या है कि हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, इनके अलावा किसी और को सेटअप करने के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। उसी तरह पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको रीडिफाइन किया गया। De-reservation of the industry. The industry which were reserved for the central government for the public sector were cut down to only 8। और कमिंग ईयर के अंदर था मतलब जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया था उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया था। तो अभी प्रेजेंटली जो है सिर्फ एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन जो है दे रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर, बाकी सबके अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता है। और गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर क्योंकि उनके लॉसेस ज़्यादा हैं, इनएफिशिएंट है, तो गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे करके जो है उसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस किया जा सके। तो ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसने पब्लिक सेक्टर का जो रोल था काफ़ी रीडिफाइन कर दिया था। जैसे इसके अंदर जो प्रोडक्शन एरिया था उसके अंदर रिजर्वेशन भी कम कर दी थी, तो प्रेजेंटली एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे के अंदर ही है। और उसी तरह जो नॉन परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी तो वहाँ पे फेसेस के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई ताकि अनड्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से उनको फ्री किया गया। उसी तरह जो सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट थी उनको मतलब उनकी टर्न अराउंड के लिए बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग को रेफर किया। और उसी तरह अबॉलिशन ऑफ द एमआरटीपी लिमिट, एमआरटी एक्ट वाज अमेंडेड टू रिमूव द थ्रेशोल्ड द लिमिट ऑफ एसेट जो कि 100 करोड़ थी। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो एमआरटीपी एक्ट की जो वर्किंग थी उसका जो मेन फोकस था वो उस पर कर दिया था कि हमने रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना है। और 2002 के अंदर गवर्नमेंट ने एमआरटीपी एक्ट को अबॉलिश कर दिया, उसकी जगह पे कंपटीशन एक्ट जो कि मोर लिबरल था और जो कंपटीशन को प्रमोट करता था। इसी तरह फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के अंदर भी क्या था कि अब ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाती है। और उसी तरह लिबरल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड इन ऑल इंडस्ट्री एक्सेप्ट
फॉलिंग इन द नेगेटिव लिस्ट। तो यहाँ पे जो रेंज है 26% टू 100% है। और उसी तरह 90 टू 93 के अंदर जो इंडियन स्टॉक मार्केट थी डेट वाज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और इंडियन कंपनी भी जो है अगर वो कुछ कंडीशन को स्पेसिफाई करती है तो वो भी फॉरेन कैपिटल मार्केट को टैप कर सकती हैं। और गवर्नमेंट ने फेरा की जगह पे फेमा जो था, जो कि फेरा जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एक्ट था, उसको लिबरलाइज किया, रिप्लेस किया विद द फेमा। और उसी तरह लिबरलाइजेशन ऑफ द लोकेशन पॉलिसी, इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया पोल्यूटिंग एंड नॉन पोल्यूटिंग। तो जो नॉन पोल्यूटिंग थी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रिंटिंग जो है, अगर जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन है तो उनकी 25 किलोमीटर के अंदर जो है सेटअप हो सकती है, तो इनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, तो अगर वो 25 किलोमीटर की बाउंड्री के बाहर जो है सेटअप होती हैं, तो वहां पे उनको भी जो है लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। नो इंडस्ट्रियल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम, मतलब कोई इंडस्ट्रियल अप्रूवल की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट फॉर द लोकेशन नॉट फॉलिंग विद इन 25 किलोमीटर ऑफ द पेरिफेरी ऑफ सिटी हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन। और उसी तरह उन इंडस्ट्रीज को छोड़ के जैसे कुछ के अंदर इंडस्ट्री लाइसेंसिंग कंपलसरी है, अगर वो 25 किलोमीटर से बाहर सेटअप होती हैं तो वहां पे इंडस्ट्रियल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और उसी तरह जो नॉन पोल्यूटिंग है वो विद इन 25 किलोमीटर एस्टेब्लिश हो सकती है, तो वहां पे उनको भी कोई अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। और उसी तरह तो जो मतलब कंबल्शन ऑफ फेस प्रोडक्शन अबॉलिश कर दिया गया। अब प्राइवेट फर्म जो है प्रोड्यूसिंग एज मैनी गुड्स एंड मॉडल साइमल्टेनियसली। और उसी तरह क्या है, ताकि वो अपनी जो कैपेसिटी है, कैपिटल है, उसको प्रॉपरली एनहांस कर सके, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको खत्म किया गया। उसी तरह जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे देवर अलाउड टू 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस ऑन ऑल एक्टिविटी एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट। और उसी तरह क्या था कि अगर हमने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करनी है सर्टेन केसेस के अंदर ऑटोमेटिक क्लियरेंस दी गई। और उसी तरह था कि वहां पे प्रोवाइडेड के वहां पे फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है फॉरेन इक्विटी के द्वारा। उसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो था वो सेटअप किया गया, जो कि इंटरनेशनल फर्म जो है उनके साथ नेगोशिएट करता था और सिलेक्टेड एरिया के अंदर एफडीआई परमिट करता था, अप्रूव करता था। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनकी इन्वेस्टमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिनांस करते थे, तो वो अगर चाहे तो उसको अपने लोन को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्लोज भी जो थी वो रिमूव कर दी गई। तो अगर आप देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, कि अगर हम इसको कंक्लूड करें कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया हैव टेकन ए शिफ्ट फ्रॉम प्रीडोमिनेटली सोशलिस्टिक पैटर्न जो कि 1956 के अंदर था, उस कैपिटलिस्टिक पैटर्न, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया गया। ये ज्यादा लिबरल पॉलिसी थी और जिसके अंदर क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाता था और लेस रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन थी। और अगर हम बात करें तो इंडिया रैंक 77 on World Bank's Doing Business Report 2018, reform relating to insolvency resolution and the goods and services tax। और उसी तरह जैसे हमारे कंपेन मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया जो थे, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस काफी स्ट्रेंथन हुआ, लेकिन वहां पे हमारी जो ग्रोथ है उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, लेबर रेगुलेशन की वजह से लेबर की कॉस्ट ज्यादा है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो कि इंडस्ट्रीज के ऊपर बर्डन क्रिएट करते हैं। तो वो एक मतलब कंस्ट्रेंट फैक्टर जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्रिएट करते हैं, वो अभी भी है। अब हम देखते हैं क्रिटिकल एवेलुएशन के क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या पॉजिटिव आउटकम्स हैं, क्या नेगेटिव आउटकम है। अगर हम 91 की पॉलिसी की बात करें तो लाइसेंस परमिट एंड कोटा राज की जगह लाइक इसको इसने खत्म कर दिया, वो अब पास्ट की बात है। तो यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया, ग्लोबलाइज किया, और यहाँ पे था कि अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा कॉम्पिटिटिव किया गया। के अंदर ये था कि प्राइवेट सेक्टर को भी काफी सारी मतलब रोल जो है दिया गया। रिफॉर्म रिलेटिंग टू पब्लिक सेक्टर लाइक प्राइवेटाइजेशन, सिक यूनिट को हमने बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के पास रेफर करना है ताकि पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस बेटर हो सके। एमआरटीपी एक्ट जो कि जो बिग ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी ग्रोथ के अंदर ऑब्स्टेकल था, उसको भी अबॉलिश किया गया, उसकी जगह पे कंपटीशन एक्ट लाया गया। उसी तरह लाइसेंसिंग पॉलिसी को खत्म किया गया ताकि इंडस्ट्री जो है ज्यादा फोकस करे, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से उनको रिलीज किया गया ताकि वो ज्यादा फोकस करे ऑन देयर बिजनेस।
और उसी तरह जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनका भी जो रास्ता था काफी आसान किया गया। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम ए सेपरेट एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। और उसी तरह ही स्मॉल टाइनी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए काफी स्टेप्स उठाए गए, उनको स्मॉल सेक्टर को सहायता भी काफी प्रोवाइड करती है। उसी तरह जो हमारी वर्कर क्लास है उसके लिए भी उनकी वेलफेयर और उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ भी मतलब स्टेप्स उठाए गए ताकि वो भी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट कर सके। तो यहाँ पे था कि हमने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना है, पूरी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है। तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो फोकस था कि हमने इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करना है। तो उसी तरह जैसे काफी सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे एफडीआई परमिट की गई, फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो थे जिसको ऑटोमेटिक क्लियरेंस थी, तो जिसकी वजह से था कि बाहर के जो है वो इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी आए, प्रोफेशनलिज्म आए, और जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी इन्हांस हो और प्रोडक्शन भी इन्हांस हो। अगर हम देखें तो इसके नेगेटिव आउटकम जो है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था स्टेगनेट कर गया। अभी जितना डिजायरेबल सोचा था कि ये आउटकम होगा उतना नहीं, अभी भी स्टेगनेटिंग है, ग्रोथ नहीं बहुत ज्यादा हो रही। और उसी तरह न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने पब्लिक सेक्टर का रोल जो था काफी रिड्यूस कर दिया था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जैसे बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर कोई मतलब प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, तो पब्लिक सेक्टर ही आता है, तो उसका रोल काफी कम कर दिया गया। तो मतलब प्राइवेटाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पे कि जो प्रॉफिट मेकिंग, हाँ ये समझ तो आता है कि जो लॉस मेकिंग यूनिट है उनके लिए रिफॉर्म हो सकता है, बट जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है उनकी ग्रोथ किस तरह से करनी है उसके बारे में साइलेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी को लीड नहीं करेगा, प्राइवेटाइजेशन सब चीजों का हल नहीं है। और अगर प्राइवेटाइजेशन विदाउट कंपटीशन है तो उससे इनएफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज एस्टैब्लिश हो जाएंगे, जो कि कस्टमर्स के साथ मैनिपुलेशन करेंगे। उसी तरह क्योंकि एमआरटीपी एक्ट स्टॉब्लिश हो गया, एमआरटीपी एक्ट अबॉलिश हो गया, तो जिसकी वजह से जो न्यू पॉलिसी थी मतलब वो ज्यादा कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंसेस भी है, और इकोनॉमिक पावर भी जो है कुछ लोगों के हाथ में ही कंसंट्रेट हुई। और उसी तरह अगर एक्सेसिव फ्रीडम जैसे फॉरेन कैपिटल को दिया गया तो वो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट कर सकती है, और डेट ट्रैप के अंदर भी हमारी कंट्री को फंसा सकती है। और उसी तरह क्योंकि प्राइवेटाइज कर दिया गया और अबॉलिश एमआरटीपी एक्ट भी अबॉलिश कर दिया गया, तो स्मॉल स्केल सेक्टर का इसके ऊपर काफी एडवर्स इफेक्ट हुआ। और उसी तरह इसको पॉलिसी को इस वजह से भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जैसे सोशलिस्टिक जो ऑब्जेक्टिव थे उसको इसने इग्नोर किया, कि अब जैसे एमआरटीपी एक्ट को अबॉलिश किया तो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो रिलायंस थी उसको छोड़ के प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो था जिसकी वजह से बेसिक और की इंडस्ट्रीज काफी सेटअप होती थी, तो अब ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर था, तो जिसकी वजह से मोनोपोलीज स्प्रेड होगी,